हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया, स्वस्थ, कुशल, मंगल होंगे। तो जैसा कि आज ये हमारा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। आज हमने जो है इसमें जो है प्रश्नों की संख्या बढ़ा ली है। आज जो है टोटल जो है 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। उसमें कुछ उत्तर प्रदेश के भी रहेंगे, क्योंकि भाई जीएस कहीं से आता नहीं, तो थोड़ा बहुत मिक्स कर दिया हूँ। जैसे ये यूपीएसआई के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, बिहार दरोगा के लिए, और जो है एनटीपीसी वगैरह के लिए, मतलब हर एक एग्जाम के लिए, सीएचएसएल, सीजीएल, इन सब के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक बाबू? ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम में जीएस नहीं पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में जीएस पूछा जाता है। बस किसी में थोड़ी ज़्यादा गहराई से, किसी में ऊपर से। भाई मैंने दरोगा लेवल लिया है, और दरोगा लेवल का जीएस आप लोग जानते हैं किस हिसाब से होता है। जो है यूपी का तो जाने रहे हर एक एग्जाम का हाल भाई तबाही के साथ होता है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं है, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, वल्लभ पटेल द्वारा, एम एन राय द्वारा। किसके द्वारा जो है भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार पेश किया गया था? तो आप लोग इसका आंसर बताइए, तब तक मैं देखता हूँ किन किन ने ऑप्शन सही बताया है। जैसा कि लाइव के फॉर्मेट में चलेगा, लेकिन ये रहेगा रिकॉर्डेड। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि आप लोगों को जो है आंसर नहीं देंगे, आप लोग लाइव के साथ जो है आंसर देते चलिएगा। ठीक है? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार जो है एम एन राय द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? एम एन राय द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया था। चलिए आगे हम देखते हैं इसकी व्याख्या। एम एन राय 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। एम एन राय जी जो थे वो 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का जो है विचार करने वाले कौन थे? सबसे पहले व्यक्ति थे। कब इन्होंने विचार किया था? 1934 में। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक में होता है। 1895 ईस्वी में संविधान सभा के सिद्धांत का प्रथम दर्शन कब होता है? 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक में होता है, जिसे बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में तैयार किया गया था। जिसे जो है बाल गंगाधर तिलक जी के निर्देश में क्या किया गया था? तैयार किया गया था। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके पश्चात वर्ष 1934 ईस्वी में एम एन राय ने भारत के लिए एक औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। देखो भाई, मोतीलाल नेहरू ने तो 1924 में कह दिया था कि हमें जो है अंग्रेजों से कह दिया था कि हमें जो एक संविधान सभा का जो है निर्माण करना है, या फिर उसकी मांग इन्होंने रख दी थी। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। लेकिन जो है औपचारिक रूप से किसने किया था? तो एम एन राय जी ने किया था। किसने किया था? एम एन राय जी ने। किसने? एम एन राय जी ने जो है औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था, जिसे मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। पूछा जा सकता है संविधान सभा को मूर्त रूप देने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है? इसके पश्चात कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन 1937 में संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई। पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में 1937 में की गई। कब? कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में 1937 में की गई थी। ठीक है बाबू? कब की गई थी? 1937 में की गई थी, कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में। चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद एवं पीले बादलों से निर्मित होता है? ऐसा कौन सा ग्रह है का वातावरण है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद एवं पीले बादलों से निर्माण होता है? किस ग्रह का वातावरण जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद एवं पीले बादलों से निर्मित है? मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, वरुण ग्रह। तो किस ग्रह का है? तो बाबू इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का जो वातावरण है वह जो है घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित है, शुक्र ग्रह का। ठीक है बाबू? चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं।
शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी से, शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। शुक्र ग्रह पूछा जा सकता है सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है, दूसरे नंबर पर है, तो शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है दूरी के हिसाब से सूर्य के समक्ष जो है कौन सा दूसरा ग्रह, तो शुक्र ग्रह जो है सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे नंबर पर आता है। संरचनात्मक रूप से पृथ्वी से समानता रखने के कारण इसे जो है पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन या भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है बाबू, ये देखो कितनी चीजें इसको कही जाती हैं। देख लिया ना भाई, इनको किन किन नामों से जाना जाता है। शुक्र को और किस किस नाम से जाना, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन कौन है, शुक्र है। भोर का तारा कौन है, शुक्र है। या सांझ का तारा कौन है, तो वह भी क्या है, शुक्र है। शुक्र ग्रह का वातावरण काफी घना यानी कि सघन और विषाक्त है, मतलब विषयुक्त है। ठीक है, विषाक्त है, काफी घना इसका वातावरण है और क्या है, सघन है और विषाक्त है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल विद्यमान है। जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही अत्यधिक मात्रा में और क्या सल्फ्यूरिक एसिड के जो है बादल विद्यमान है। ठीक है, शुक्र ग्रह में। चलिए आगे हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, भारत में जनसंख्या इतिहास के 1901 से 1921 की अवधि को किस रूप में जाना जाता है। भारत में जनसंख्या इतिहास के 1901 से 1921 की अवधि को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। हांसमान चरण, स्थिर चरण, विस्तारवादी चरण, गतिहीन चरण। तो इसमें से किस रूप में जाना जाता है। भारत के जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। स्थिर चरण, हांसमान चरण और क्या विस्तारवादी चरण या फिर गतिहीन चरण। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, गतिहीन चरण। क्या, गतिहीन चरण के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, 1901 से 1921 की अवधि को गतिहीन रूप में जाना जाता है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत की जनसंख्या के इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को गतिहीन चरण या स्थिर जनसंख्या की अवधि के रूप में जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि स्थिर जनसंख्या की अवधि कब से कब तक भारतीय जनसंख्या के इतिहास में रही, तो 1901 से 1921 की अवधि जो रही वो भारतीय जनसंख्या के इतिहास में जो है स्थिर जनसंख्या की अवधि कहलाई। ठीक है, के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में मृत्यु दर बहुत अधिक थी, जिसके लिए महामारी, दुर्भिक्ष एवं खाद्य पदार्थों का अभाव विशेष रूप से उत्तरदायी थे। साथ ही जनसंख्या जन्म दर भी उच्च दर थी, मतलब जनसंख्या जन्म दर भी क्या थी उस टाइम, उच्च दर थी, जिस कारण से इस कालावधि में जनसंख्या लगभग स्थिर बनी रही। मतलब इस कालावधि में न जनसंख्या बढ़ी न घटी बहुत ज्यादा। जितने लोगों की मृत्यु हुई लगभग उतने लोगों का भी, उतने ही लोगों का जन्म भी हुआ। ठीक है, ये चीज यहाँ पर कहा गया है। ठीक है बाबू, तो 1901 से 1921 तक गतिहीन चरण या फिर स्थिर जनसंख्या की अवधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, जिसे कहते हैं। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऐसा कौन सा है कि जिसको जो है हमेशा परिपथ है जिसे हमेशा किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और इसके माध्यम से क्या किया जाता है, इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। परिपथ का जो विद्युत प्रवाह होता है उसको मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं, विरूपण या डिस्टोरसन, डिस्टोरसन मीटर या अमीटर, एनीमोमीटर, माइक्रोवेव पावर मीटर। इसमें से क्या कहा जाता है इसको। ठीक है, इसमें से क्या कहा जाता है, तो आमीटर कहा जाता है। आमीटर इसको कहा जाता है। वह उपकरण जिसमें परिपथ हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से विद्युत परिपथ की क्या, विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। विद्युत परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, वह क्या होता है, आमीटर होता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
आमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ की विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। परिपथ की विद्युत धारा को क्या कहा जाता है, मापा जाता है आमीटर के द्वारा। यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। जब उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनमें जो होता है क्या होता है, समान धारा बहती है, समान धारा रहती है। जब श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा बाबू तो उसमें क्या रहेगा, समान धारा में, और जब जो है समांतर क्रम में जुड़े तो समान धारा में जो है उसमें जो है विद्युत नहीं पहुंचती है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं श्रेणी क्रम। 1 मिनट में आप लोगों को बता देता हूँ। मान लो ये 2 तार है ना, 2 तार है। अब इसी में से एक तार में से यहाँ ले आकर बल्ब लगा दिया गया, यहाँ पर मान लो बल्ब लगा दिया गया। ठीक है, फिर यहाँ से ले आकर एक तार यहाँ से, फिर एक तार यहाँ से ले आकर, ये जो हमारा हो जाएगा श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम क्या होता है, 1 मिनट रुकना। हाँ, समांतर क्रम, एक यहाँ बल्ब लगा दिया गया मान लो, फिर एक इसी में से एक तार लगाकर यहाँ बल्ब लगा दिया गया, फिर एक तार लगाकर यहाँ पर बल्ब, फिर अब ये जो है ये जाकर जो है सीधा जो है बैटरी से कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आकर जो है बैटरी से कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर तो ये दोनों जो है बैटरी के सेल से जो है कनेक्टेड रहते हैं। 1 मिनट, हाँ, ये यहाँ पर जो है बैटरी के सेल से दोनों लोग कनेक्टेड रहते हैं। ये प्लस माइनस, ये मान लो प्लस हो जाता है, ये हमारा माइनस हो जाता है, और इसमें ये हमारा प्लस हो जाता है और ये माइनस। दोनों का अंतर आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही होता है समांतर क्रम श्रेणी क्रम। चलिए अब आगे हम देखते हैं हमारा 5वां प्रश्न क्या है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है गहन जमी बर्फ, शुष्क हिम, कार्बन का समस्थानिक या हिम कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको और क्या कहा जाता है, ये चीज प्रश्न में पूछा गया है। गहन जमी बर्फ कहा जाता है, या शुष्क हिम कहा जाता है, या कार्बन का समस्थानिक कहा जाता है, या फिर हिम कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, शुष्क हिम कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क हिम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहते हैं। ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ भी कहा जाता है या फिर ड्राई आइस भी कहा जाता है। शुष्क बर्फ हवा में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा निर्मित एक ठंडी सफेद घनी धुंध होती है। इसे मुख्य रूप से शीतलक एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे जो मुख्य रूप से क्या किया जाता है, शीतलक एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का या शुष्क बर्फ का। चलिए आगे देखते हैं हमारा 6वां नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र, चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र। ऐसा कौन सा होता है जिसमें जो है पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है। क्या होता है, जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जैव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जैव भार का पिरामिड कहते हैं। अब प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है यहाँ पर कि जैव पिरामिड क्या होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जैव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को, रेखा चित्रीय जो निरूपण होता है जैव भार का पिरामिड कहलाता है। निरूपण को जैव भार का पिरामिड कहते हैं। जलीय, तालाब, सागर, झील इत्यादि पारिस्थितिकी तंत्र के जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है, क्योंकि तालाब में ऊपरी सतह पर छोटी छोटी मछलियां एवं जीव जंतु की संख्या अधिक पाई जाती है तथा तालाब के सबसे गहराई में पाई जाने वाली मछलियां, मतलब जो गहराई होता है उसमें बड़ी मछलियां पाई जाती है, जिनकी संख्या कम होती है होते हुए भी भार क्या होता है, अधिक होता है। जिनकी संख्या कम होती है लेकिन भार क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, चलिए 7वां हम देखते हैं। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार के रेगिस्तान है। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है। शीत शरद ऋतु
या उपोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध या क्या शीत तटवर्ती। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार के रेगिस्तान है? शीत शरद ऋतु है, उष्ण कटिबंधी है और क्या उपोष्ण कटिबंधी या शीत तटवर्ती है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंध है। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो उपोष्ण कटिबंध है। अफ्रीका का जो कालाहारी है वह किस प्रकार का रेगिस्तान है? उपोष्ण कटिबंध है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। कालाहारी जो है वह क्या है? विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। 9.3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। यह उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। यहाँ के स्थानीय निवासियों को बुशमैन कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि किस रेगिस्तान के अस्थायी निवासियों को बुशमैन कहा जाता है? तो कालाहारी जो रेगिस्तान है वहां के अस्थायी निवासियों को क्या कहा जाता है? बुशमैन कहा जाता है। ठीक है, चलिए 8वां हम देखते हैं। 8वां हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन यौन संक्रमण है? यौन संक्रमण इसमें कौन सा है? आंत्रज्वार, हैजा, रेबीज, उपदंश। भाई इसमें तो सबको पता होगा, ये तो सबको पता होगा क्योंकि भाई इसमें ऑप्शन ही ऐसे दे दिए हुए हैं। आंत्रज्वार, हैजा, रेबीज, उपदंश। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपदंश। उपदंश क्या है? यौन संक्रमण है, यौन संक्रमण है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। सिफिलिस या उपदंश एक यौन संचारित संक्रमण STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो एक प्रकार के बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण होता है। यह प्राय यौन संपर्क से संचारित होता है। जो सिफिलिस या उपदंश यौन संचारित रोग है या संक्रमण है वह किससे होता है? किस बैक्टीरिया से? ये हमारे लिए बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण होता है। कौन सा रोग? उपदंश या फिर सिफिलिस। ठीक है, यह क्या होता है? यौन संपर्क से यह रोग होता है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं हम। 9वां प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है? मिक्सिडिमा, वर्णांधता, अतिरक्त स्राव रोग, अरंजकता। मिक्सीडिया और क्या है? वर्णांधता, अतिरक्त स्राव रोग या आरंजकता। कौन सा रोग जो है एक आनुवांशिक विकार नहीं है इसमें? तो ऑप्शन ए जो है हमारा वह आनुवांशिक विकार नहीं है। ये आनुवांशिक विकार अतिरक्त स्राव, वर्णांधता भी क्या है? आनुवांशिक विकार है। आरंजकता भी जो क्या है वह आनुवांशिक विकार है। मिक्सीडिया लेकिन तो हमारा आनुवांशिक विकार नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मिक्सीडिया आनुवांशिक विकार नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी आनुवांशिक विकार हैं। मिक्सीडिया थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्पस्रावण के कारण होता है। जो होता है मिक्सीडिया रोग जो होता है वह जब जो है थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसका स्राव जो है बहुत अल्प होने लगता है तो उस वजह से होता है। व्यक्ति के आयु के अनुसार मिक्सीडिमा के विभिन्न नाम है। भ्रूणावस्था या शिशु काल में होने वाला रोग, जड़ मानवता, यौन आरंभ काल में होने वाला रोग यौन मिक्सीडिया तथा वयस्क अवस्था में होने वाला रोग वयस्क मिक्सीडिमा कहलाता है। ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए। PDF आप लोगों को पता ही कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री अड्डा 2.8 पर। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, लोमांड झील, बुंदे झील, मुरार झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है?
तो ये आप लोग बताइए बाबू, विश्व की सबसे गहरी झील। तो बैकाल झील जो है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी 1644 मीटर तथा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित बैकाल झील विश्व की सबसे क्या है? गहरी 1644 मीटर गहरी झील तथा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है रूस की। ठीक है, ये विश्व की है। इस झील को यूनेस्को ने विश्व की अनूठी प्राकृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है तथा तुर्की की वान झील सर्वाधिक लवड़ी झील। पूछा जा सकता है विश्व में सर्वाधिक लवड़ी झील कौन सी है? तो वान झील है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11वां प्रश्न हमारा क्या है? पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? पशुओं के प्रति जो होता है क्रूरता, जो हम लोग मैं तो भाई शुद्ध प्योर शाकाहारी हूँ, जो लोग भी करते हैं, हम ही इंसान है, हम ही लोगों में से कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। ठीक है, उसी को कहा गया क्रूरता। भाई खाने को क्रूरता नहीं कहते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो अनाज उतनी मात्रा में हो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी भारत में इतने अनाज है कि हम लोग अनाज से ही पेट भर सकते हैं। ठीक है, विदेशों की बात नहीं कर रहा मैं। तो ये जो है यह अधिनियम, जैसे क्रूरता किसी जानवर को बेफिजूल का आपने मारा, लाठी से मारा, डंडे से मारा, या किसी प्रकार से खेतों में भी देख रहे होंगे इस टाइम झटका मशीन वगैरह, ये सब कुछ नील गाय उसको बोलते हैं, गांव में नील गाय बोलते हैं, उससे बचने के लिए जो लोग लगा रहे हैं, तो ये सब क्रूरता है। यह अधिनियम जो है किस वर्ष लाया गया था? 1962 में, 1961 में, 1960 में, या 1963 में? ठीक है, तो 1960 में ये लाया गया था। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को वर्ष 1960 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य पशुओं को दी जाने वाली अनावश्यक पीड़ा और कष्ट को रोकना था। भाई वही चीज मैंने कहा ना, किसी मान लो कुत्ते को गली में जा रहा है भाई, वो कुछ नहीं करता है, फिर भी तुमने उसको मार दिया। इसी को जो है, इसी के लिए जो 1960 में जो है, इसी क्रूरता को रोकने के लिए जो है एक अधिनियम पारित किया गया था 1960 में। चलिए अब आगे हम देखते हैं हमारा 12वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का गठन करके अलग करके उत्तराखंड का जो है गठन कब किया गया था? तो 2000 ईस्वी में। कब किया गया था बाबू? 2000 ईस्वी में जो है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या क्या ही देखोगे, देख लेते हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का जो है निर्माण किया गया था, या फिर लाया गया था। उसका नाम पहले जो है उत्तरांचल हुआ करता था। 2007 में उसका नाम औपचारिक रूप से जो है उत्तराखंड रख दिया गया। 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। और जो है 2007 में जो है उत्तरांचल से उसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया। चलिए आगे इसकी व्याख्या नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न हमारा क्या है? भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या क्या ही देखोगे भाई, देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं। वर्तमान में भारत विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है। चीनी उत्पादक देश है। पूछा जा सकता है विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना और चीनी उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ब्राजील में होता है। ब्राजील के बाद जो है भारत में होता है। ठीक है, और भारत में भी सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं।
14वां प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? भारत में जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष, 45 वर्ष, कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा 35 वर्ष। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष की अधिकतम मतलब न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति को निम्न अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? 55 के अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद नंबर 55 के अनुसार। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आर्य हो, और क्या वह किसी लाभ पद पर न हो। राष्ट्रपति चुनाव का नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम क्या होने चाहिए? 50 प्रस्तावक, और क्या होने चाहिए? वह 50 अनुमोदक। क्या होने चाहिए? अनुमोदक भी होने चाहिए और प्रस्तावक भी होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष किया गया था? भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष किया गया था? 1813 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1853 ईस्वी में जो है रेलवे लाइन का परिचालन किया गया था भारत में सर्वप्रथम भारत में 1853 ईस्वी में जो है रेलवे लाइन का जो है क्या किया गया था? परिचालन किया गया था। इसकी व्याख्या चलिए हम देखते हैं। ब्रिटिश काल में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में बंबई से ठाणे के मध्य भारत की पहली रेलवे लाइन का संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारतीय रेलवे रेल मंत्रालय के तहत एक सरकारी संस्थान है जो भारत की राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली का संचालन करती है। भारतीय रेलवे का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। मतलब विश्व में रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत जो है कहाँ पर आता है? वह तीसरे नंबर पर आता है। 16वां प्रश्न हम चलिए देखते हैं। भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष, भाई ये तो कल मैंने बताया था। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा के जो है पदेन क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति, ये क्या है? पदेन अध्यक्ष है। चलिए आगे हम देखते हैं इसकी व्याख्या। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में यह उपबंध है करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। पूछा जा सकता है कि किस उपबंध में कहा गया या किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 में। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में यह बंद करते हैं कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में है। ठीक है, यह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। या जब उपराष्ट्रपति होगा तो उसके साथ साथ या कोई भी लाभ का पद जो है वह धारण नहीं करेगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सत्रह नंबर क्वेश्चन है। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का पेड़ ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना, वह कौन था जिसने जो श्रीरंगपट्टनम में
स्वतंत्रता का पेड़ या स्वतंत्रता की जो है वृक्ष जो है ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जो है जैकोबिन क्लब का सदस्य भी रहा, वह कौन था? टीपू सुल्तान था, हैदर अली था, या सफदर जंग था, या सादत खान था? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टीपू सुल्तान। कौन था बाबू? टीपू सुल्तान था, ये जो है हमारा सही आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। मैसूर साम्राज्य के शासक टीपू सुल्तान 1782 से 99 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी की स्थापना 1794 ईस्वी में 1794 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी की स्थापना की गई थी 1794 में। फ्रांस के रिपब्लिकन अधिकारियों ने टीपू सुल्तान के सहयोग से किया था। फ्रांस के जो अधिकारी थे, रिपब्लिकन अधिकारी थे, वो किसके सहयोग से लगाए थे? टीपू सुल्तान के सहयोग से किया था। टीपू सुल्तान जो है जैकोबिन दल का सदस्य भी था। जैकोबिन जो दल था उसका सदस्य कौन था? टीपू सुल्तान भी था। ठीक है, मैसूर साम्राज्य का ये शासक था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? 1885 में, 1947 में, 1862 में, या 1858 में? 1885 में स्थापित की गई, या 1947 में, या 1862 में, या 1858 में? भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष स्थापित की गई थी? चलिए आप लोग बताइए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? 1862 में जो है भारत में उच्च न्यायालय की संस्था की पहली बार जो है इसी वर्ष में स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालय पहली बार 1862 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कलकत्ता में उच्च न्यायालय, जिसे पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता था। कलकत्ता में उच्च न्यायालय, जिसे पहले फोर्ट विलियम में किस नाम से जाना जाता था? न्यायिक उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता था। इसको जो है 14 मई 1862 में पत्र पेटेंट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। इसको जो न्यायिक उच्च न्यायालय था, इसको 1862 के जो है पत्र पेटेंट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था, जो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था। फोर्ट विलियम ने न्यायिक उच्च न्यायालय को औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को अधिनियम के तहत स्थापित किया था। न्यायिक उच्च न्यायालय को कब स्थापित किया गया था? 1 जुलाई 1862 ईस्वी को किसने? फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था, जिसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर बॉन्सर बॉन सर बॉन्स पीकॉक। सर बॉन्स पीकॉक थे। कौन थे प्रथम न्यायाधीश? सर बॉन्स पीकॉक थे। ठीक है, इसके मुख्य न्यायाधीश, जिसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? यही थे बाबू। ठीक है, 1862 में जो है ये लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पीय परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण किया गया था? उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली जो थी, ये दोनों जो थी, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया था। परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण हुआ था? इन दोनों को मिलाने के बाद ऐसी कौन सी शैली थी जिसका जो है निर्माण हुआ था बाबू? ठीक है, तो वो शैली हमको बतानी है कि कौन सी शैली का निर्माण हुआ था। विजयनगर शैली का, या फिर नागर शैली का, या बेसर शैली का, या फिर द्रविड़ शैली का? तो हमारा ऑप्शन इसमें जो है वह सही हो जाएगा बेसर शैली का। कौन सी शैली का? बेसर शैली का। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। उत्तर भारत के मंदिर निर्माण शैली अर्थात नागर और दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को बेसर शैली कहा जाता है। बेसर शैली कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, बेसर शैली कहा जाता है। किसको, दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की जो द्रविड़ शैली थी और जो है नागर शैली जो है उत्तर भारत के मंदिरों की जो निर्माण की शैली थी नागर शैली, इन दोनों को मिश्रित रूप से क्या कहा जाता है, बेसर शैली कहा जाता है। इस शैली के मंदिर विंध्य पर्वतमाला से कृष्ण नदी के बीच निर्मित पाए जाते हैं। इस शैली के मंदिर जो है विंध्य पर्वतमाला से कृष्ण नदी के बीच निर्मित पाए जाते हैं। पूछा जा सकता है बेसर शैली के मंदिर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो विंध्य पर्वतमाला से जो है कृष्ण नदी के बीच जो एरियाज हैं वहां पर जो है यह मंदिर निर्मित हुए हैं। ठीक है, मध्य भारत तथा कर्नाटक के मंदिरों में प्राय बेसर शैली मिलती है। मतलब जो उत्तर भारत ये हो गया, ये दक्षिण भारत हो गया, इन दोनों के मध्य में, मतलब मध्य भारत ये हुआ ना बाबू, तो मध्य भारत में क्या पाया जाता है, बेसर शैली। और जो कर्नाटक, कर्नाटक को पता होगा आप लोगों को, कर्नाटक में भी जो है पाया जाता है। कहाँ पर, कर्नाटक में भी जो है बेसर शैली पाया जाता है। ठीक है, बेसर शैली मिलती है। चालुक्यों ने मिश्रित बेसर शैली को प्रोत्साहन दिया था। चालुक्य जो थे, पूछा जा सकता है प्रश्न इस प्रकार से, मिश्रित बेसर शैली को किसने प्रोत्साहन दिया था, तो चालुक्यों ने जो है मिश्रित बेसर शैली को प्रोत्साहन दिया था। चलिए आगे हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है, राज्य के मुख्य सचिव के पास होता है, या भारत के राष्ट्रपति को होता है, या राज्यपाल को होता है, राज्य के राज्यपाल को होता है, या राज्य के मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन बी भाई, राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ठीक है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने के का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसी के पास होता है। चलिए आगे हम देखते हैं इसकी व्याख्या। राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा निरस्त किया जा सकता है और इसके लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न इस प्रकार से दिया, क्या राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, हाँ, नहीं, 10 की आवश्यकता, 20 की, ऐसे दे सकता है ऑप्शन। तो वहां पर क्या हो जाएगा, नहीं भाई, आवश्यकता नहीं होती है। सांसद की स्वीकृति की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। अगर कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए जो है संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब किसी राज्य में प्रशासन संविधान के अनुसार न चलाया जा रहा हो अथवा उस राज्य में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न प्राप्त हो, सभी दल गठबंधन बनाकर भी सरकार न बना रहे, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। देखो कब लगता है, 356 के तहत किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन या आपातकाल जो होता है वो कब लगता है, 356 के अनुसार। राष्ट्रपति शासन जो है 356 के अनुसार किसी भी राज्य में लगाया जाता है, लेकिन कब लगाया जाता है, राज्यपाल के परामर्श पर। ठीक है, और क्या हो कि गठबंधन ना बना पाए या फिर किसी का बहुमत ना हो या फिर संविधान के अनुसार ना चल रहा हो, तभी जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। और किसके तहत लगता है, 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, निर्यात तत्परता सूचांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, निर्यात तत्परता सूचांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, या नीति आयोग द्वारा। निर्यात तत्परता सूचांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, नीति आयोग द्वारा। निर्यात तत्परता सूचांक जो है वह किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया जाता है, निर्यात तत्परता सूचांक। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। निर्यात तत्परता सूचांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। निर्यात तत्परता सूचांक 2022 जो कि वर्ष 2023 में जारी हुआ था के अनुसार शीर्ष राज्य तमिलनाडु था, महाराष्ट्र था और कर्नाटक था। IPI एक्सपोर्ट प्रेफरेंस इंडेक्स में 4 स्तंभ नीति, व्यास परितंत्र, निर्यात परितंत्र, निर्यात निष्पादन शामिल है। इसमें जो होता है आईपी में जो होता है, IPI में क्या होता है,
कि 4 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से? नीति, व्यास परितंत्र, निर्यात परितंत्र और क्या? निर्यात निष्पादन शामिल है। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी जी हैं। कौन है? सुमन बेरी जी उपाध्यक्ष, और जो है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि स्वयं अभी फिलहाल प्रधानमंत्री पद पर विराजमान है। भारत का क्षेत्रफल लगभग वर्ग किलोमीटर में आता है। भारत जो है इसका क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में आता है? 2.78, 3.28, 4.35, 3.6। भारत का क्षेत्रफल लगभग जो है 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर में आता है। 3.28। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक प्रायद्वीपीय प्रदेश है। भारत क्या है? एशिया महाद्वीप में स्थित एक प्रायद्वीपीय प्रदेश है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ है। 2011 की जनगणना भी हो पाई है बाबू। अभी जो है फिलहाल वाली जो जनगणना है वो होनी थी, लेकिन कोरोना काल आ गया था तो हो नहीं पाई थी। लेकिन कुछ राज्यों में जो है जातिगत जनगणना जो है वह की गई है। ठीक है, जैसे बिहार में जो है जातिगत जनगणना की गई है। ठीक है, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां जो है भारत है। 7वां जो स्थान है वह भारत का। ठीक है, भारत जो है उत्तर से दक्षिण, भारत उत्तर से दक्षिण जो है 3214 किलोमीटर है। मतलब यहाँ से जम्मू कश्मीर से जो है केरल इन सब तक जो है वो कितना है? 3214 किलोमीटर। और जो है इधर राजस्थान से जो है वहाँ चला जाएगा वहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक, वहाँ तक कितना है? 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। ठीक है बाबू, इस प्रकार भारत का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाता है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? अयोध्या में है, आगरा में है, वाराणसी में, या फिर बरेली में? कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में जो है वह जो है भारत माता का मंदिर स्थित है। भारत माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में है। इसका उद्घाटन सन 1936 ईस्वी में गांधी जी द्वारा किया गया, जबकि इसका निर्माण स्वतंत्रता सेनानी रहे शिव कुमार गुप्त ने करवाया था। शिव कुमार गुप्त ने इनका निर्माण करवाया था, और उद्घाटन जो है 1936 ईस्वी में गांधी जी द्वारा जो है किया गया था। इसमें संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत का त्रिआयामी भौगोलिक मानचित्र है। मतलब भाई जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उसी का जो है चित्रण इस पे दर्शाया गया हुआ है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं 24वां प्रश्न। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को द्वारा प्रस्थापित किया गया था। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को खालिस्तान द्वारा प्रस्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा, या मानवाधिकार समिति द्वारा? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा जो है मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को जो है प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रसार और संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन 2006 में किया गया था तथा मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रश्न इंपॉर्टेंट इसमें बीच का जो है वो सब कुछ नहीं पूछता है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या पूछेगा कि मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को जो है मतलब ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है इसका मुख्यालय कहाँ है?
तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और कब इसका गठन हुआ था? 2006 में। पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड। चलिए हम देखते हैं 25वां प्रश्न हमारा क्या है। खाली स्थान की स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं को समर्थन करने के लिए की गई थी। कौन सा ऐसा मिशन है या फिर क्या किया गया था कि जिसके द्वारा जो है आतंकवादी रोधी जो है क्षमताओं का समर्थन करने के लिए किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पुलिस प्रौद्योगिकी विकास, या फिर राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, ठीक है, या फिर राष्ट्रीय पुलिस सूचना प्रौद्योगिकी, या फिर क्या है अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड। इसी की स्थापना जो भारत में आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड की स्थापना। ठीक है बाबू, इसकी व्याख्या चलिए हम देखते हैं। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए एक कार्यक्रम है। 26/11 आतंकवादी हमले के बाद जो है इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेट या फिर नेशनल जो है राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, ठीक है, की स्थापना की गई थी, यानी कि नेट ग्रिड की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय रूप से संबंधित हैं? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय रूप से संबंधित हैं? अनुच्छेद 74-75, अनुच्छेद 165-66, अनुच्छेद 76-77, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो भारतीय संविधान में जो है केंद्र सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 74 और 75। अनुच्छेद 74 और 75 जो है वह केंद्र सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है, अनुच्छेद 74 और 75। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र सरकार के संसदीय रूप से संबंधित है। मुख्यतः अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति की सहायता या फिर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता या सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अनुच्छेद जो है 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, और अनुच्छेद 76 में भारत में महान्यायवादी के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 165 में क्या है? राज्य का महाअधिवक्ता के बारे में, राज्य के महाअधिवक्ता जो होते हैं उनके बारे में जो है अनुच्छेद 165 में दिया है। राज्य का महाअधिवक्ता जो है अनुच्छेद 165 में, राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में, राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो है मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा, अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 में क्या है? मंत्रियों के लिए अन्य उपबंध दिए गए हुए हैं। और जो अनुच्छेद 166 में क्या है? 165 में तो बता ही दिया, राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 में क्या है? राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, राज्य की सरकार जो है कार्य का संचालन कैसे करेगी, ये अनुच्छेद 166 में। और अनुच्छेद 76 में भारत में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। ठीक है, दिया गया है। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत में महान्यायवादी। अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के कार्य के संचालन के बारे में दिया गया है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं हम। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 2015 में, 1963 में, 2008 में, या फिर 1991 में? राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा, 2008 में। कब किया गया था? 2008 में यह किया गया था, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम।
अधिनियमित किया गया था। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 में अधिनियमित किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत की आतंकवादी विरोधी टास्क फोर्स है। एनआईए क्या है? भारत की आतंकवादी विरोधी टास्क फोर्स है एनआईए। ठीक है बाबू, एनआईए सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी या फिर एनआईए की जो है मुख्यालय इसका कहाँ पर है? नया दिल्ली में। और जो है इस एजेंसी को राज्यों की विशेष अनुमति के बिना किसी राज्य में आतंकवाद से संबंधित अपराधों को निपटाने का अधिकार है। एनआईए जो है किसी भी राज्य में जो है बिना अनुमति के भाई साहब दबा के एकदम आतंकवादियों को रेल सकती है। ठीक है, यही चीज एनआईए करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पीपुल डेली समाचार पत्र इस देश में छपता है? बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, चीन में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। पीपुल डेली जो समाचार पत्र है वह कहाँ पर छपता है? चीन में छपता है। कहाँ पर छपता है? चीन में छपता है पीपुल डेली। ये जो है चीन में छपता है। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का आधिकारिक समाचार पत्र है। चीनी कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसका क्या है? आधिकारिक समाचार पत्र है पीपुल डेली। ये जो है इन्हीं का जो है आधिकारिक जो है समाचार पत्र है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का। चलिए आगे देखते हैं। 29वां प्रश्न हमारा क्या है? माल और सेवा कर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? चेयरपर्सन कौन होता है इसका? ठीक है, माल एवं मतलब जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये चीज पूछा गया है। उपराष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्य आर्थिक सलाहकार, कौन होता है इसमें से? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाए, केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं वह जो है जीएसटी के जो है जीएसटी परिषद जो है उसके अध्यक्ष होते हैं या चेयरपर्सन इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। पूछा जा सकता है प्रश्न कि जीएसटी कब लागू की गई थी? तो 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। क्या? जीएसटी लागू की गई थी। ठीक है, जीएसटी परिषद वस्तु और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत संवैधानिक निकाय है। पूछा जा सकता है जीएसटी कौन सा निकाय है? तो एक संवैधानिक निकाय है। किसके तहत? 279 ए के तहत। ठीक है, भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। भारत का जो भी वित्त मंत्री रहता है वह इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, 30वां प्रश्न चलिए हम देखते हैं। किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? पॉलीमॉर्फिक वायरस या स्टेल्थ वायरस या मैक्रो वायरस या बहुपक्षी मल्टी पार्टाइट वायरस। ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? भाई नाम भी वायरस के अजीबोगरीब रख देते हैं यार। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा, मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस जो होता है वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट व अन्य डेटा फाइलों को क्या करता है? संक्रमित करता है। माइक्रो वायरस, मैक्रो वायरस। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। मैक्रो वायरस मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। मैक्रो वायरस दूसरे किसी भी वायरस की तरह एक प्रचालन तंत्र के बजाय किसी भी प्रचालन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। ये वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट व अन्य डेटा फाइलों को क्या करते हैं? संक्रमित कर देते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 189 में कहा गया है कि जिन मार्गों से जुलूस गुजर सकता है उनका निर्धारण रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। ये जो है भाई, ये देखो एकदम जो है पुलिस वाला जो है पूछा है, दरोगा वाला। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 189 में कहा गया है कि जिन मार्गों में
जुलूस गुजर सकता है उनका निर्धारण रैंक से नीचे के अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। सहायक जिला पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल, तो इसमें सहायक जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये हमारा जो है सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या चलिए हम देख लेते हैं। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 179(1) के तहत जुलूस गुजरने वाले मार्गों का निर्धारण जिला पुलिस अधीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी जो सहायक उप जिला पुलिस अधीक्षक के रैंक के नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं 32 नंबर। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? जीव विज्ञान की कौन सी शाखा जो है वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? ऑप्शन ए विकासीय जीव विज्ञान, ऑप्शन बी जो है मानव शास्त्र, ऑप्शन सी है जो है अनुवांशिकी, ऑप्शन डी क्या है जैव प्रौद्योगिकी। तो इसमें हमारा 32 में जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 32 में अनुवांशिकी। जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें जो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम से पर केंद्रित है? तो अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या होता है? वंशानुक्रम चलता है, यानी कि वंशानुगत होता है, पिता से पुत्र में, पुत्र से जो उनके पुत्र में, उनके पुत्र से उनके पुत्र में, इसी प्रकार से चलता रहता है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा 1906 ईस्वी में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत ऐसे गुण पाए जाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता एवं उनकी संतानों में संचारित हो रहते हैं। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है अनुवांशिकी के जनक? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल जो है अनुवांशिकी के जनक है। और जो अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बेटसन ने किया था। बेटसन ने कब किया था? 1906 में किया था। ठीक है बाबू, और इसकी व्याख्या चलिए देखते हैं। जीवों के इन मूल लक्षणों, मूल गुणों के संभरण को अनुवांशिकता कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के क्या होते हैं? समान होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक गलत, सब्जी रोटी कोल्ड ड्रिंक गलत, रोटी दालें सब्जियां सही, कोल्ड ड्रिंक चिप्स गलत। गलत गलत गलत। भाई सही क्या है? सिर्फ सी, ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाता है। रोटी दालें सब्जियां जो है यह जो है सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम इसकी व्याख्या। दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी रोटी दालें सब्जियां संतुलित आहार का उदाहरण है। ऐसे आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज एवं फाइबर जैसे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं संतुलित आहार कहलाते हैं। भाई ये सबको पता है, इसीलिए इतना तेज इसको पढ़कर खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? 1923 में, 1925 में, 1920 में, 1927 में। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? तो 1927 में। ठीक है, ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा साइमन कमीशन 1927 में जो है गठन किया गया था। ठीक है, और इसके जो है सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे भाई, इसीलिए जो है व्हाइट मैन, इसीलिए इसको जो है व्हाइट मैन जो है कमीशन कहा गया था। ठीक है, साइमन कमीशन को। निम्नलिखित में कौन सा बैंकों का बैंकर कहा जाता है? बैंकों का बैंकर कौन कहा जाता है? सबको पता है भाई, ऑप्शन सी मार दोगे, आरबीआई। बैंकों का बैंकर किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। इसकी व्याख्या चलिए हम लोग देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के बैंकर है। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई थी। जो भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम था वो 1934 में आया था। 1934 में अधिनियम आया था, लेकिन इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई।
प्रारंभ में इसकी स्थापना केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1949 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। पूछा जा सकता है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में। स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। ठीक है। 36वां प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है, बारालाचाला, जेलेपला, नाथुला, सिपकीला। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से बारालाचाला जोड़ता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को इससे जोड़ता है। बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में 4890 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। लद्दाख के लेह को लाहौल से जोड़ता है हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, इसे ही लेह मनाली राजमार्ग गुजरता है। इससे ही लेह मनाली राजमार्ग कहाँ से गुजरता है, बारालाचाला दर्रा से ही गुजरता है, लेह मनाली राजमार्ग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। औपचारिक रूप से शादी विवाह में उत्तर प्रदेश के पुरुष पहनते हैं जो कढ़ाई से सना हुआ कुर्ता होता है। भाई साहब, ब्याह में तो सबके पता बा, ब्याह में तो सबके पता भाई। देखा ऑप्शन हो गई बा डिसमिस आ गई बा, इन्हें ए हो जाई, इन्हें सी हो जाई। उत्तर प्रदेश वालों को बाबू ना पता हो, इन्हें उन्हें कर दिली मजा आ गई हुई ना। लेकिन भाई मजा तो लेना चाहिए, पढ़ाई बोरिंग करके नहीं पढ़नी चाहिए भाई। और पढ़ना क्यों भाई, क्योंकि हमें जो है अपने माँ बाप के सपनों को जो है पूरा करना है, और माँ बाप के जब सपने पूरे होंगे तभी तुम्हारे सपने पूरे होंगे। ठीक है, इसलिए पढ़ते रखो भाई। ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा, शेरवानी। शेरवानी अधिकतर भाई ब्याह में पहने ले हम लोग। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। इसकी व्याख्या चलिए हम लोग देखते हैं। भाई 40 क्वेश्चन कराने में ना इतने टाइम लगे हैं, उसका एक कारण है बस, क्योंकि भाई 40 क्वेश्चन इतनी देर में भाई कब खत्म होगा, कब खत्म होगा भाई। उसका कारण है कि आप लोग जो है देख ही रहे होंगे किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन किया गया है। एक्सप्लेनेशन ऐसा जो दिल को छू जाए। ठीक है, 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया जिसने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू किया। इसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों के लिए धर्म की मान्यताओं के बिना कानूनों का एक समान सेट प्रदान करना है। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक मतलब राज्य जो है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में जो है अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद 44 में कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। किस देश ने फरवरी 2025 में माउंट तारानाकी को कानूनी अधिकार प्रदान किया। किस देश ने फरवरी 2025 में माउंट तारानाकी को कानूनी अधिकार प्रदान किया। यूएसए ने, न्यूजीलैंड ने, चीन ने, स्विट्जरलैंड ने। किसने प्रदान किया था, किस देश ने फरवरी 2025 को माउंट तारानाकी को कानूनी अधिकार प्रदान किया। यूएसए ने, न्यूजीलैंड ने, चीन ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड ने। किस देश ने फरवरी 2025 को माउंट तारानाकी को कानूनी अधिकार प्रदान किया, तो न्यूजीलैंड ने जो है प्रदान किया था। किसने किया था बाबू, न्यूजीलैंड ने प्रदान किया था। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। फरवरी 2025 में न्यूजीलैंड ने माउंट तारानाकी को व्यक्तियों के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए। ये न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले
माओरी समुदाय का पवित्र स्थान है। जो समुदाय है उसका पवित्र स्थान क्या है? माउंट तारानाकी। ठीक है, चलिए ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बाबू। वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर रहे? वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर रहे? 65%, 70%, 75%, 80%। तो इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सही, 75%। 75% जो है अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वह शीर्ष पर हैं। चलिए इसकी जो है हम व्याख्या देखते हैं। वैश्विक अनुमोदन रिपोर्ट 2025 में 75% अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर हैं। यह एक प्रकार का वैश्विक सर्वेक्षण है जो मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट में मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम द्वितीय स्थान पर रहे, जिनका अनुमोदन रेटिंग कितना था? 66%। पूछा जा सकता है प्रश्न कि दूसरे नंबर पर कौन था? तो मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम थे। ठीक है, तो आज की क्लासेज को यहीं पर समाप्त किया जाता है। और आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भाई अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करो। भाई 1-1.5 घंटे लगातार डेडिकेटली आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ मैं भी, और आप सभी लोग भी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग सभी लोगों का सिलेक्शन श्योर है कि हाँ सिलेक्शन होकर रहेगा। और भाई मैं यही कामना करूँगा कि आप सभी लोग इस बार सिलेक्ट हो जाओ और हर रूप से अपने शरीर पर जो है वर्दी धारण कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर जैसे क्लास जो है कंप्लीट होगी तुरंत आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।